साथियों नमस्कार। आज हम गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में उत्तराखंड के पुलिस पटवारी, लेखपाल और आने वाले फॉरेस्ट गार्ड या बंदी रक्षक या खनिज सहायक के जितने भी पेपर होने हैं उनसे रिलेटेड उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये पेपर सीरीज है गुरुकुल इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन पेपर सीरीज। तो हम इसे अब ऑनलाइन भी कर रहे हैं। तो ऑनलाइन करने के साथ साथ हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से थे और कौन कौन से आने वाले एग्जाम्स के लिए खास होने वाले हैं इस पर चर्चा करने वाले हैं। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर ये होता है। और यदि आपको यह पेपर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर आकर के वहाँ पर कमेंट करें और वहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल हो जाएगा। कल हमने इस पेपर के 20 प्रश्न जो हिंदी के थे वह सॉल्व कर लिए हैं। तो आज शुरू करते हैं 21वें प्रश्न से, यानी उत्तराखंड सीरीज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट होगा और इनमें से आपके पेपर में डायरेक्ट प्रश्न आने वाले हैं। तो आगे देखते रहिए कितने खास क्वेश्चन थे, लास्ट तक देखना जरूरी है, एक भी स्किप ना करें, क्योंकि आज के ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में कहीं ना कहीं इत्तेफाक से और डायरेक्ट आने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 21वां। देखिए प्रश्न नंबर 21 है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम बताइए। ये पूछ रहा है अवरोही। देखिए अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। इसका मतलब इसमें हमने ये ध्यान देना है कि सबसे बड़ा ऐसा जनपद जिसमें सर्वाधिक जनघनत्व होगा वह कौन सा है। देखिए इसमें हरिद्वार का सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, वह है 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हरिद्वार दो जगह है, ये कन्फ्यूजन कर रहा है। हरिद्वार के बाद एक है देहरादून, फिर उधमसिंह नगर, फिर नैनीताल। देखो इन चारों में नैनीताल लास्ट है, ये कंफर्म है, लेकिन दो ऑप्शन जो है काफ़ी कन्फ्यूजन है, वह है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। और ऑप्शन सी और डी तो हमें पता ही चल गया, क्योंकि हरिद्वार का सबसे अधिक है, इसमें देहरादून तो हो ही नहीं सकता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला हरिद्वार, इसका सबसे अधिक जनघनत्व है, उसके बाद उधमसिंह नगर, फिर देहरादून और फिर नैनीताल। ये जनघनत्व के आधार पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये पूछे जाने योग्य प्रश्न बनेगा आपके लिए। प्रश्न नंबर है अगला 22वां प्रश्न, 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस जनपद में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। ये पूछ रहा है यहाँ पर प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या का। यदि बात की जाए ग्रामीण जनसंख्या की तो हरिद्वार में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हरिद्वार की पॉपुलेशन भी सर्वाधिक है और ग्रामीण पॉपुलेशन भी हरिद्वार में ही ज़्यादा होगी, लेकिन ये पूछ रहा है प्रतिशत। तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने ये ध्यान देना है कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे कम नगर हैं। तो यहाँ पर सबसे कम नगर वाला बागेश्वर है और हरिद्वार में कुल 24 नगर हैं, यानी हरिद्वार में नगर भी सर्वाधिक है, पॉपुलेशन भी सर्वाधिक और ग्रामीण लोग भी सर्वाधिक है। रुद्रप्रयाग में भी 2 लगभग नगर हैं, चंपावत में भी 2 से 3 नगर हैं। तो सबसे कम नगर है बागेश्वर। इसका मतलब बागेश्वर में ही ग्रामीण पॉपुलेशन का सर्वाधिक जो है जनसंख्या पाई जाती है प्रतिशत में, बागेश्वर में। ये हमने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 है कि महिला सम्मेलन बागेश्वर में 1931 में विदेशी कपड़ों को बहिष्कार कर खादी वस्त्रों का प्रचार किया था, इनमें से किस महिला ने किया था। 4 महिलाओं का नाम है, इनमें से हमने जानना है भाई कौन थी जिन्होंने ऐसा किया था। पहला है दुर्गा देवी पंत, ये भी नहीं, मंगला ये भी नहीं, विष्णु देवी शाह ये भी नहीं। तो इन चारों में से ऑप्शन नंबर ए सही था, कुंती वर्मा। इन्होंने खादी वस्त्रों का प्रसार किया था और कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भी अंग्रेजों ने आदेश दिया था, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार किया था। अब उसके बाद प्रश्न नंबर हो गया है 24वां प्रश्न है, राज्य का प्रथम आर्किड संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। ये आर्किड संरक्षण केंद्र दरअसल जड़ी बूटियों के संबंधित है, जड़ी बूटी संरक्षण से संबंधित है। और आर्किड नाम का यहाँ पर एक पौधा भी होता है, और वह कहाँ होता है तो हमने ध्यान नहीं देना है भाई। जब जड़ी बूटी से रिलेटेड है तो जड़ी बूटी से कहाँ कहाँ पर रिलेटेड है। एक तो जड़ी बूटियों से रिलेटेड ऋषिकेश में भी है, आयुर्वेदिक टाइप की फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी है, साथ ही साथ यहाँ पर जड़ी बूटियों से रिलेटेड उपज भी होती है। मुंशियारी नहीं हो सकता, रानीखेत नहीं हो सकता। इसका उत्तर सही हो जाएगा मंडल, और मंडल है वर्तमान में चमोली जनपद में। यहाँ पर जड़ी बूटी शोध संस्थान भी है और उसी को आर्किड संरक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 25वां है, उत्तराखंड वर्तमान सरकार में नेता प्रतिपक्ष कौन है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हम अभी वर्तमान सरकार में जितने भी मंत्रिमंडल हैं उनको तो जानते हैं कौन क्या है, लेकिन यहाँ पर हमने ध्यान नहीं देना है भाई कि प्रतिपक्ष का नेता कौन है। सुबोध उनियाल हो सकते हैं क्या? ये नहीं हो सकते हैं, ये तो प्रतिपक्ष में है ही नहीं, ये तो सरकार के पक्ष में है। सौरभ बहुगुणा ये नए मंत्री हैं, ये भी नहीं हो सकते हैं। प्रीतम सिंह ये भी नहीं हो सकते हैं। तो इनमें से ऑप्शन नंबर जो बी है यशपाल आर्य, ये नेता प्रतिपक्ष हैं, इन्हें भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा जितने भी मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण मंत्री पद हैं, इसकी भी हम एक स्पेशल वीडियो सीरीज लेकर आएंगे, उसमें भी डिस्कस करेंगे किसके पास कौन सा मंत्रिमंडल है। प्रश्न 26 हो गया है, 1908 में एक कुली एजेंसी ट्रांसपोर्ट एवं सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा खास है, शायद हो सकता है आपके लिए बड़ा यूनिक भी हो और नया भी हो। इसके लिए 1908 में एक कुली एजेंसी ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इनमें से कौन कर सकते हैं? ऐसी सोसाइटी कालू सिंह मेहरा कर सकते हैं क्या? नहीं, कालू सिंह मेहरा का संबंध है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और इन्होंने क्रांतिवीर एक गुप्त संगठन बनाया था। हरगोविंद पांडे, ये हरगोविंद पांडे भी नहीं थे, ये एक क्रांतिकारी टाइप के व्यक्ति थे जो कि बद्रीदत्त पांडे के साथ ये रहते थे। बद्रीदत्त पांडे भी एक पत्रकार भी थे, एक क्रांतिकारी भी थे, और इन्होंने अल्मोड़ा अखबार का संपादन भी किया था। साथ ही शक्ति समाचार पत्र भी इन्होंने 1918 में प्रकाशित किया था। तो ये तीनों तो नहीं हो सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोत सिंह नेगी। तो जोत सिंह नेगी आप 1908 में जो कुली एजेंसी के लिए इन्होंने ट्रांसपोर्ट एवं सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन की स्थापना की थी, उनके रूप में आप इसे याद रखेंगे। प्रश्न नंबर हो गया 27वां है, कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन गनियादोली रानीखेत का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो जयदत्त जोशी हैं, इन्होंने तो पहले अधिवेशन का संचालन किया था या अध्यक्षता की थी, जो 1917 में हुआ था। कुमाऊं अधिवेशन के टोटल 6 सम्मेलन हुए हैं, यानी 6 अधिवेशन हुए हैं। 6 अधिवेशन में से लास्ट वाला जो अधिवेशन था, क्या वो तारादत्त गैरोला ने किया था? नहीं, इन्होंने द्वितीय वाला किया था। हरगोविंद पंत ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बैरिस्टर मुकुंदीलाल। ये जो अधिवेशन हुआ था रानीखेत में, ये 1926 में हुआ था। 1926 का मतलब अंतिम अधिवेशन था, और ये अंतिम अधिवेशन में मुकुंदीलाल के नेतृत्व में कुमाऊं परिषद और कुमाऊं कांग्रेस का भी विलय हो गया था। वैसे कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में की गई थी, और जबकि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में की गई थी। तो इन दोनों का जो एक हो गई थी, कुमाऊं परिषद और कुमाऊं कांग्रेस। उसके बाद हो जाता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 है, जयानंद भारती द्वारा चलाया गया डोला पाल के आंदोलन को इलाहाबाद हाईकोर्ट में कब वैध घोषित करार दिया गया? इसका मतलब जो डोला पाल की जो समाज में कुरीति थी उसको अवैध घोषित कर दिया गया था, और डोला पाल की जो आंदोलन था, इस आंदोलन को एक वैध रूप दे दिया था कि डोला पाल के आंदोलन सही किया है। यानी डोला पालकी का जो अधिकार होना चाहिए वह सभी जातियों को समान होना चाहिए, चाहे उसमें ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या अन्य निम्न जातियाँ हो, सभी को इसका सम्मान होना चाहिए। तो इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट जारी कर दी गई थी, या इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लगाया गया था इसके खिलाफ, क्योंकि समाज में डोला पालकी कुछ विशेष जाति के लोगों के लिए पहले अलाउ किया जाता था। तो जयानंद भारती ने इस आंदोलन को चलाया था, और ये आंदोलन जब चलाया तो आंदोलन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वैध रूप घोषित किया था, यानी जो डोला पालकी था ये समाज में अवैध घोषित करार किया गया था 1936 में। तो आप इसका सही उत्तर रखेंगे 1936। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा खास है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29वां। ये है 1921 कुली बेगार आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? कुली बेगार आंदोलन 1921 में बागेश्वर में हुआ था, गोमती और सरयू नदी के किनारे बागनाथ मंदिर के पास में, जहाँ की 14 जनवरी को उत्तरायणी कौथिक भी लगता है, और उत्तरायणी कौथिक के अवसर पर ही बद्रीदत्त पांडे तथा आदि साथी लोगों ने कुली बेगार आंदोलन को भव्य रूप दिया था। इसे महात्मा गांधी जी ने बाद में फिर रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया था, और गांधी जी इसी से प्रभावित होकर के कुमाऊं की यात्रा पर भी आते हैं। तो इस समय कुली बेगार के समय में कुमाऊं जो कमिश्नर थे उनका नाम था पर्सी विंडम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इबर्सन भी नहीं थे, ना ही एनसी स्टाइफ थे, ना जे ए कैंपवेल थे। तो पर्सी विंडम को आप याद रखेंगे
जैसे एक और पूछा जाता है 1857 की क्रांति के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर रैमजे थे। तो इस प्रकार से कई घटनाक्रम के साथ साथ पूछा जाता है, आप उन्हें भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, नरसिंह धानक और टीका सिंह कन्याल किस आंदोलन में शहीद हुए थे? ये आंदोलन कब की बात कर रहा है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की कहानी है। अब इस दौरान की कहानी में देखिए, देघाट जो आंदोलन था, देघाट में तो ये नहीं हुए, सल्ट भी 1942 में है, सालम भी 1942 में है, और मसूरी कांड ये तो 1994 का है जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुए थे। अब ये 1942 की घटना पूछ रहा, तो 1942 में हो सकता है सालम और सल्ट में से एक होना चाहिए। सल्ट की घटना 5 सितंबर 1942 को हुई थी। यहाँ पर गंगाराम तथा उनके भाई साथ में शहीद हो गए थे। ये वाले में तो नहीं हुआ था। ये जो दो लोग हैं नरसिंह धानक और टीका सिंह कन्याल, ये हैं सालम क्रांति से रिलेटेड, ये अल्मोड़ा में ही हुआ था और 1942 की घटना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की ये घटना है, आप इसे भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 31वां हो जाएगा, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभाजित किया गया था? इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन हैं वो बहुत ज़्यादा खास हैं, ये बार बार कन्फ्यूजन कर सकते हैं। क्या 1854 में किया था? क्या 1854 में तो कुमाऊं कमिश्नरी नैनीताल में शिफ्ट कर दी गई थी, और 1840 है तो 1840 में अल्मोड़ा जनपद का गठन किया गया था। 1836 इसमें भी नहीं हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1839। तो 1839 में कुमाऊं तथा गढ़वाल 2 जिलों में विभाजित कर दिया गया था, क्योंकि कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर उस समय 2 ही जिले बनाए गए थे, एक कुमाऊं जनपद और एक गढ़वाल जनपद। उसके बाद प्रश्न नंबर है 32वां प्रश्न हो जाएगा, उत्तराखंड में भू कानून के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर है और बहुत खास भी है। रवि चोपड़ा नहीं, रवि चोपड़ा भी नहीं है। मनोज कुमार तिवारी ये भी नहीं है। सुभाष कुमार, जी हाँ, ये सुभाष कुमार अभी इसके अध्यक्ष हैं। इस जो भू कानून के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए जो गठित समिति बना रखी है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उनके अध्यक्ष सुभाष कुमार को बनाया हुआ है, तो इसे हम याद रखेंगे, बहुत ही खास है। प्रश्न 33वां हो जाएगा, किस मुगल शासक द्वारा कवि भरत को ज्योतिराव की उपाधि दी गई थी? देखिए, कवि भरत मान शाह के दरबारी कवि थे, जिन्होंने कि मानवोदय काव्य लिखा था, यानी पंवार वंश का प्रथम साहित्य ग्रंथ जिसमें कि पंवार वंशावली से संबंधित वर्णन मिलता है, उस ग्रंथ को लिखा था कवि भरत ने। और कवि भरत को किस व्यक्ति ने ज्योतिराव की उपाधि दी थी? और इन मुगलों में ये देखिए, ये सारे मुगल हैं। अकबर मुगल बादशाह है, शाहजहां मुगल बादशाह, जहांगीर मुगल बादशाह, दारा शिकोह हालांकि बादशाह तो नहीं रहे, लेकिन ये सुलेमान शिकोह के पिता थे, शाहजहां के पुत्र थे, तो इन्होंने तो खैर नहीं दिया। 3 ऑप्शन हो सकते हैं। 3 ऑप्शंस में भी ये याद रखना पड़ेगा कि मान शाह किसके समकालीन थे। एक्चुअली मान शाह थे जहांगीर के समकालीन, तो जहांगीर पर भी इन्होंने कुछ लेख लिखे थे कवि भरत ने, इसलिए कवि भरत को जहांगीर ने ज्योतिराव की उपाधि दे दी थी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 34वां प्रश्न है, बिरमा, गगास, विनो किस नदी की सहायक नदियां हैं? बहुत ज़्यादा खास। देखो, टोंस नदी हो सकता है क्या? नहीं, टोंस नदी बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि टोंस नदी से हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा विभाजित होती है। ये देहरादून के सबसे पश्चिम में है, यानी पश्चिमी सीमा ये है। पूर्वी रामगंगा हो सकती है? नहीं, पूर्वी रामगंगा कुमाऊं में है, यानी ये सरयू नदी में मिल जाती है रामेश्वर तीर्थ में, तो ये भी नहीं हो सकता है। पश्चिमी रामगंगा हो सकती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, पश्चिमी रामगंगा की ही सहायक है, और पश्चिमी रामगंगा दूधातोली श्रेणी से निकलती है। और यहाँ पर विनो नदी भी दूधातोली श्रेणी से ही निकलती है, जिसको कई जगह वूनो भी कहा जाता है। साथ ही साथ गगास नदी भी निकलती है, और गगास नदी ये अल्मोड़ा से निकलती है। बिरमा नदी भी यहीं अल्मोड़ा से निकल करके यहाँ रामगंगा में मिल जाती है। तो पश्चिमी रामगंगा की सहायक होगी बिरमा, गगास, विनोद। इस प्रकार से आप उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण नदी तंत्र है, जो बड़े नदी तंत्र है, उसमें जितनी भी सहायक नदियाँ छोटी छोटी मिलती है ना, उन्हें भी याद रखेंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूजन करा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन के टाइप बनाए हुए हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई प्रश्न की प्रकृति किस किस प्रकार से हो सकती है, क्योंकि प्रकृति जानना बहुत ज़रूरी है। बाकी इसमें कोसी नदी था, कोसी नदी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कोसी नदी इसके आसपास तो बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है गुलाब घाटी स्थित है।
इस प्रकार से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे गुलाब घाटी हो गया, चिनाब घाटी हो गया, माजीवन घाटी हो गया, तपोवन घाटी हो गया। ये कई प्रकार के क्वेश्चन ऐसे आते हैं घाटियों से रिलेटेड भी। तो गुलाब घाटी, इसमें से अंदाज़ा लगाएं कौन सा हो सकता है। गुलाब घाटी अल्मोड़ा में होगा क्या, या काठगोदाम में होगा, या नाग टिब्बा में होगा, या सीताकोट में होगा। इसका सही उत्तर है गुलाब घाटी है जी, काठगोदाम। और ये काठगोदाम में गुलाब घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम याद रखेंगे, नैनीताल के अंदर आता है। और जैसे एक चिनाब घाटी पूछा जाता है, चिनाब घाटी बहुत ही ज़्यादा खास है, ये चमोली जनपद में है, क्योंकि ये चमोली जनपद का द्वितीय फूलों की घाटी है। तो चिनाब घाटी भी आप ऐसे ही याद रखें। जैसे एक है हर्सिल घाटी, तो ये उत्तरकाशी का हर्सिल घाटी है। और हर्सिल को बहुत इम्पोर्टेंट रूप में ये भी जाना जाता है कि भाई हर्सिल में जो है सेब की कृषि बहुत अच्छी होती है, बहुत अधिक भी होता है, राजमा होता है, आलू होता है, कई चीज़ें होती है। तो चिनाब घाटी भी आप साथ साथ याद रखेंगे। तो 35वां क्वेश्चन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन पर। साथियों अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, श्रीनगर गढ़वाल से राज्य में पर्यावरण मित्र योजना कब से शुरू की गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत की गई और ये की गई थी श्रीनगर से शुरुआत। और ये श्रीनगर से बहुत ज़्यादा खास है। अभी ध्यान दें, श्रीनगर जो है 9वां नगर निगम के रूप में भी बन चुका है। ये कब बना था, इसका उत्तर यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आकर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर होना चाहिए 11 मार्च 2006। इसमें 15 अगस्त 2006 भी है, 2 अक्टूबर 2015 भी है, फिर उनमें से कोई नहीं भी है। तो 2006 वाले दो ऑप्शन इसमें थे, इसमें से 11 मार्च 2006 वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 37वां। यह है, रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग किस जनजाति द्वारा किया जाता है। देखिए, रमतुला वाद्य यंत्र किसी विशेष अवसरों पर बजाया जाता है। ये वाद्य यंत्र कौन से जनजाति बजाती है। देखिए, भोटिया का यदि बात करें तो भोटिया का प्रमुख जो वाद्य यंत्र होता है हुड़का होता है या ढोल होता है। राज्यों का इस प्रकार से कोई वाद्य यंत्र फेमस नहीं है, न ही थारुओं का है। तो ये उत्तर हो जाएगा जौनसारियों का। जौनसारी लोग रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 के, राज्य में हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग 2020 में कहाँ से शुरू की गई थी। ये हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है। इसका उत्तर चमोली हो सकता है क्या। चमोली तो बिल्कुल नहीं होगा, न देहरादून होगा, रुद्रप्रयाग भी नहीं है। उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़। आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या इस टॉपिक को आप सर्च भी कीजिए और सर्च करके इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उसे भी आप अपने नोटबुक में याद रखें, क्योंकि प्रश्न इन्हीं से रिलेटेड ज़्यादा पूछा जाएगा। जितने क्वेश्चन हमने बनाए हैं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आसपास की चीज़ें आपको पूछी जाएगी, तो आप ध्यान दें। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न। यह है, सुभाष राणा का संबंध किस खेल से है। तो सुभाष राणा का सही संबंध के लिए आप यदि इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट में आकर ज़रूर बताएं, और यदि नहीं जानते हैं तो हम बता रहे हैं, जूडो से भी नहीं है इनका, ना ही मुक्केबाजी से है, ना ही फुटबॉल से है। इनका संबंध है निशानेबाजी से। तो इसका उत्तर सी हो गया है। अगला क्वेश्चन है 40वां। खसकुरा भाषा का संबंध किससे है। देखिए, शब्द ही खस है और खस शब्द से ये अंदाज़ा लगता है भाई जो खस लोग होते थे वो नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों से उत्तराखंड में आए थे। तो खस का मतलब है नेपाल से है, और नेपाल में गोरखा होते हैं, यानी गोरखा बोली वो लोग बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखा। थारू से भी नहीं है, राजी से भी नहीं, बोक्सा नहीं है, तो ये गोरखाओं से रिलेटेड है खसकुरा भाषा। तो ये भी कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन बना करके रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रहता नामक कर लिया जाता था। रहता नामक सैनिकों पर लेते थे क्या। ये नहीं। छुपाई गई संपत्ति पर, ये भी नहीं लिया जाता था भैया। युद्ध के अवसर पर, नहीं, वहाँ तो मांगा कर लेते थे। तो गांव छोड़ने पर लिया जाता था। यदि कोई व्यक्ति गांव छोड़ करके दूसरी जगह स्थानांतरित करना चाहता है उससे पहले रहता कर लिया जाता था, तब जा कर के गांव छोड़ेगा। तो इस प्रकार के कर भी किसी ज़माने में लिया करते थे, चंद गोरखा लोग लेते थे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 42वां। राज्य में अल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान पाए जाते हैं, कितने मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि समुद्र तल से ऊंचाई में कई चीज़ें ऐसे कैलकुलेट करके पूछ लेते हैं। जैसे कभी कभार हिम रेखा पूछता है, या आपको पूछा जाएगा
कि वृक्ष रेखा कहाँ तक पाई जाती है या ब्रह्म कमल कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, ज़रा अंदाज़ा लगाइए। क्या 3700 से 4800 हो सकता है, या 3000 से 3600, या 700 से 1200, या 2700 मीटर से अधिक? क्या होगा इसका उत्तर? देखिए, इसका उत्तर सही होना चाहिए 3000 से 3600 मीटर पर। और ये अल्पाइन झाड़ियाँ या घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे हम बुग्याल कहते हैं। तो इतनी ऊंचाई पर लगभग ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही खास है, ये दर्रों से रिलेटेड है। तो ध्यान दें, आपकी दर्रों से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ये है लमलंग व घटरलिया दर्रा स्थित है। अब कहाँ है? देखिए, लमलंग और घटरलिया कहाँ होगा? ये वैसे तो हैं अंतर्राष्ट्रीय दर्रे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय दर्रे का मतलब है उत्तराखंड से किसी दूसरे देश को टच करते हैं। अब एक ऑप्शन तो यहाँ से बाहर हो गया, चमोली पिथौरागढ़। इसमें तो बाराहोती और मारचौक आदि ये हैं, तो ये तो बिल्कुल बाहर हो गया। अब 3 ऑप्शन बचे, पिथौरागढ़ बचा, ये चमोली वाला बचा, उत्तरकाशी वाला। तिब्बत के साथ कहाँ है? तो उत्तरकाशी में तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उत्तरकाशी में तो थांगला, सांगचोकला, ये लाला वाले हैं। पिथौरागढ़ में भी नहीं है, तो ये होना चाहिए कहाँ? चमोली में। चमोली में ही है लमलंग और घटरलिया। इस प्रकार से आप कुछ अंतर्राष्ट्रीय अन्य कुछ इंटरेस्टिंग दर्रे हैं, उन्हें भी पढ़ लीजिए। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से भी ये दर्रे वाली वीडियो सीरीज देख सकते हैं, वहाँ पर सब कुछ डिटेल पढ़ा हुआ है। एक अगला क्वेश्चन है 44वां है, कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? अब ये बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। पहले तो पूछता था कामेट पर्वत की ऊंचाई मीटर में, अब भाई साहब ये ऊंचाई जो फीट में भी पूछ रहा है। इस प्रश्न को देने का मतलब ये है क्योंकि अब जो है एग्जामिनर ऊंचाई को मीटर में ही नहीं पूछ रहा है, बल्कि फीट में भी पूछता है। और कामेट इसलिए पूछा गया क्योंकि उत्तराखंड की द्वितीय सबसे ऊंची चोटी है। इस हिसाब से आपको ध्यान तो होगा मीटर में ऊंचाई कितनी है। साजा 846, लेकिन ये मीटर में नहीं बल्कि फिट में है। तो ये फिट तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है उसमें भी काउंट कर सकते हैं। तो इसकी जो कामेट की ऊंचाई हो जाएगी वह है फिट में 25,446 फीट। तो आप फिट में भी एक दो जितने भी ऊपर के इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणियाँ हैं उन्हें भी आप फिट में भी याद कर लीजिए। पर्वत श्रेणियों का वीडियो भी हमारे वीडियो के यूट्यूब के प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। वहाँ भी सब कुछ फिट और मीटर में सब कुछ पढ़ाया हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप यदि प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, जितना भी कुछ इसमें ये क्वेश्चन बने हुए हैं ये सब कुछ अवेलेबल आपको वहाँ पर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है 45वां, तृतीय केदार तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा संपन्न होती है। देखिए, वैसे केदारनाथ की जो शीतकालीन पूजा होती है वह तो होती है ओंकारेश्वर में, कालीमठ में, यानी ओंकारेश्वर में होती है। अब गोपीनाथ मंदिर की बात करें तो गोपीनाथ मंदिर में रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा होती है। जो कोटेश्वर महादेव है, ये कोटेश्वर महादेव में नहीं होती किसी की शीतकालीन पूजा। तो ये मार्कंडेय मंदिर होना चाहिए, और बिल्कुल सही यही है मार्कंडेय मंदिर। और मार्कंडेय मंदिर है मक्कू मठ में। अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा होती कहाँ है, अगर मक्कू मठ आए तो मक्कू मठ भी आप याद रखेंगे वहाँ भी होती है। और उसी मक्कू मठ के अंदर जो मार्कंडेय मंदिर है उसी में शीतकालीन पूजा होती है। अब उसके बाद तुंगनाथ की ऊंचाई भी पूछा जाता है, इसलिए क्योंकि ये सभी केदारों में सबसे ऊंचाई पर स्थित केदार है। तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर भी है तुंगनाथ, रुद्रप्रयाग में ही है। और एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, पंच केदारों में से कौन सा केदार ऐसा है जिसके कभी भी कपाट बंद नहीं होते? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आकर दीजिएगा। हम पढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 46 है, देवीधुरा में प्रथम शिल्पकार समारोह कब हुआ था? ये देवीधुरा में शिल्पकार के 3 समारोह हुए हैं। और शिल्पकारों का जो समारोह था ये इसलिए किया गया था क्योंकि ब्रिटिश काल की बात है। उस समय शिल्पकारों को आम समाज में महत्व कम दिया जाता था, यानी अस्पृश्यता अधिक थी। तो अब तो खैर संविधान बनने के बाद अस्पृश्यता का अंत कर दिया जा चुका है और समाज में धीरे धीरे ये चीज़ें बंद हो रही है। लेकिन शिल्पकारों ने अपना पहला सम्मेलन किया था देवीधुरा में, देवीधुरा चंपावत में। और ये देवीधुरा वही है जहाँ पर पाषाण मेला लगता है। तो जो इसका सही उत्तर होना चाहिए, अब इसमें क्वेश्चन में तो वैसे पूरी समझ में आ रही है, प्रथम कह रहा है तो प्रथम में सबसे पहला सन होगा। यदि आपने वो डिटेल में पढ़ा है
पहला 28 में, फिर 30 में, फिर 31 में, 3 बार हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 23 अगस्त 1928 को शिल्पकार का प्रथम सम्मेलन। द्वितीय की बात करें तो द्वितीय ये 1930 में हुआ है, तृतीय हुआ है 1931 में। तो ये यहाँ पर आपका क्लियर हो चुका है। अगला क्वेश्चन है 47वां, निम्न में सही सुमेलित करें। अब ये सही सुमेलित करने के लिए कुछ संस्थान पूछे गए हैं। ये संस्थान आपको ध्यान देना है भाई, कौन सा संस्थान कहाँ पर है। और क्योंकि इस प्रकार से संस्थानों वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपने ध्यान देना है कौन सा संस्थान कहाँ है। इसका पहला ऑप्शन है, अब इसमें से हमने सही सुमेलित करना है। पहला है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की, क्या ये सही हो सकता है। दूसरा है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, क्या ये नैनीताल में है। केंद्रीय मृदा जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्या ये सही हो सकता है, उधमसिंह नगर में। और आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, क्या ये सही है। इनमें से ऑप्शन नंबर ए केवल सही है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ये रुड़की में है। इसी प्रकार से भवन निर्माण संस्थान भी रुड़की में है। और रुड़की में एशिया का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज थॉमसन कॉलेज जो खुला था वो भी रुड़की में ही था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको ध्यान देंगे तो ये जो अन्य संस्थान हैं इनका भी आप ढूंढें। और यदि आप ढूंढोगे, खुद सर्च करोगे, तब जा करके आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठेगी। हम इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते समय जितना भी बताएंगे आप हल्के में इसको आगे आगे बढ़ते रहेंगे, इतना ठोस याद नहीं होगा। आप इन संस्थानों को भी ढूंढें कौन कहाँ है, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट संस्थान है। तो ढूंढोगे, दिमाग लगाएंगे, तभी जा करके याद होगा भाई, याद करना है। और अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा 48वां, ब्रिटिश कालीन जरूरी बाजार कहाँ स्थित है। बाजार का नाम है जरूरी बाजार। अब जरूरी का मतलब इम्पोर्टेंट ही समझ लीजिए, क्योंकि बाजार का नाम ही जरूरी बाजार रखा हुआ है। तो ये ब्रिटिश कालीन जरूरी बाजार कहाँ है, उत्तराखंड में, लैंसडाउन में, कौसानी में, मसूरी में, रानीखेत में। देखिए सभी के सभी प्लेस ऐसे हैं जो कि अंग्रेजों के फेवरेट रहे हैं। तो इनमें से कहाँ हो सकता, मसूरी में होगा क्या। मसूरी में तो वैसे लंडौर छावनी है, लंडौर बाजार है, वो खास है। कौसानी में ऐसे कोई बाजार मुझे लगता नहीं हैगा। लैंसडाउन कालों का डांडा में भी कोई ऐसे फेवरेट बाजार नहीं है। हालांकि बाजार तो क्यों नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानीखेत। रानीखेत में जरूरी बाजार है, इसे आप याद रखेंगे। और जैसे लंडौर बाजार पूछता है तो मसूरी याद रखें। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49वां है, सिलगाड़ और लंगूरगाड़ नदियों का संगम स्थल है, कहाँ है। अब ये सिलगाड़ लंगूरगाड़ इसलिए फेमस है क्योंकि ये जगह शिव प्रसाद डबराल की आराधना स्थल भी रहा है या कर्म भूमि रही है, शिव प्रसाद डबराल की, जिन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द उत्तराखंड कहते हैं। इनकी कर्म भूमि भी रही है। अब आप अंदाजा लगाए कौन सा हो सकता है, सतपुली होगा, डांडा मंडी, दुगड्डा या पैठानी। तो इसका सही उत्तर यदि आपको आ रहा है तो आप कमेंट में आकर दीजिएगा इसका उत्तर, लेकिन नहीं आ रहा है तो हम बता रहे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई दुगड्डा। दुगड्डा में ये दोनों नदियाँ मिलती है, लंगूरगाड़ और सिलगाड़। और इस तरीके से हमने याद रखना है, बहुत खास है। सिलगाड़ जो नदी है ना, ये सिलगाड़ नदी निकलती है लैंसडाउन से, तो इसको भी आपने ध्यान देना है। लंगूरगाड़ नदी और सिलगाड़ नदी दुगड्डा में मिलती है, फिर उसके बाद ये सीधा कोटद्वार की तरफ उधर बहने लग जाती है। तो इसको हमने याद रखना है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 50वां है, टंकण पर्वत किस जनपद में है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। टंकण मतलब टाइपिंग में समझना, ये टंकण नाम ही है पर्वत का। अब ये टंकण पर्वत है वर्तमान में पौड़ी में है क्या, नैनीताल, टिहरी, अल्मोड़ा, कहाँ है। अब इसका सही उत्तर हो जाएगा भैया, ये है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में टंकण पर्वत है। बहुत खास क्वेश्चन है, इसका हमने ध्यान देना है। ऐसे उटपटांग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खैर उम्मीद करते हैं कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बने, और यदि बनते हैं तो ये हमारा भी सौभाग्य होगा कि हम जिस प्रकार के क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं वहाँ से आपके लिए थोड़ा बहुत तो हेल्प हो रही है। देखिए 100% क्वेश्चन पेपर कहीं भी नहीं आने वाला है। आप चाहे किसी भी यूट्यूबर से या कहीं भी आप प्रैक्टिस सेट करो, 100% कहीं नहीं आएगा। उसमें से 5-10 क्वेश्चन भी अगर कहीं से आते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप अधिकांश प्रैक्टिस सेट करें। और गुरुकुल के ऑफलाइन टेस्ट सीरीज यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लासरूम में आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज करवाई जाती है, और उसमें मार्किंग भी वहीं पर होती है। माइनस मार्किंग के साथ
टोटल 100% पेपर पैटर्न में करवाया जाता है OMR शीट के साथ। वैसे भी आप यदि OMR शीट के साथ ये क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में आकर के बता सकते हैं या आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि गुरुकुल का टेलीग्राम चैनल भी है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा 51वां। ये बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है, ये ध्यान देने वाली बात है, बाकी इसमें कोई कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं है। उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अब देखिए, जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, उसका 50% होता है दिमाग का खेल और उसके बाद होता है 50% याद वाली बात। यदि आपको अंदाज़ा है ना कुछ, तो कुछ तो वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। और यदि आप रट्टा मारने वाले हैं तो भैया रट्टा मारने वालों के तो नहीं कह सकता, काफ़ी कठिन होता है रट्टा मारना, और रट्टा मार करके तो याद होते भी नहीं हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो उत्तराखंड ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से कौन सा रास्ता गुजरता है? तो गैरसैंण का रास्ता गुजरता है कर्णप्रयाग से। अब आप अंदाज़ा लगाए, जो NH7 है ना, ये NH7 आते हैं देहरादून से लेकर के माणा तक। अब ये कर्णप्रयाग से उल्टे को तो नहीं मुड़ेगी, तो इसलिए माणा तक ये आती है। जो NH9 है ना, ये NH9 जाती है यहाँ रुद्रपुर से लेकर के पिथौरागढ़ तक। ये तो वहाँ पीछे बैक साइड से निकल गई है, कुमाऊँ की इम्पोर्टेंट NH है। 309 हो सकता है क्या? नहीं, ये 309 भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा NH109। तो NH109 यहाँ पर ये गैरसैंण से होकर गुजरती है, इसे भी हमने याद रखना है, बहुत खास क्वेश्चन है। जैसे बद्रीनाथ का इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और केदारनाथ का पूछा जाता है। बद्रीनाथ का तो NH7 हो गया, केदारनाथ का हो गया जी आपका NH107। उसके बाद हो जाता है जैसे गंगोत्री यमुनोत्री का पूछता है, गंगोत्री में NH34 हो गया है और यमुनोत्री में हो चुका है 134। और यदि आप इसके टोटल सभी NH की वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं तो आप इसके भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये चैनल पर हमारा सब कुछ दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर डिटेल में देख लीजिए ऑन द मैपिंग। अगला क्वेश्चन है 52वां। अनुसूचित जाति में सबसे सर्वाधिक व कम साक्षरता वाले जनपद निम्न में सुमेलित हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, ये टाइप करने में मिस्टेक है। तो आप यहाँ ये समझें कि अनुसूचित जनजाति में सबसे अधिक और सर्वाधिक कम साक्षरता वाला जनपद कौन से हैं, इनमें छांटना है। सबसे कम साक्षरता वाला और सबसे अधिक साक्षरता वाला, तो इनमें से क्या हो सकता है? देखिए, बागेश्वर, हरिद्वार, ये तो नहीं होगा। और अगला ऑप्शन है बी, टिहरी अल्मोड़ा, ये भी नहीं है। चमोली चंपावत, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर है रुद्रप्रयाग और हरिद्वार, ये सही है। जहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ हैं ना, यानी ST जो जनजाति है, उनमें सबसे अधिक साक्षर लोग रुद्रप्रयाग के हैं और सबसे कम साक्षर है हरिद्वार की। ऑलरेडी हरिद्वार में तो साक्षरता न्यूनतम ही रहती है, तो इस हिसाब से हमने याद रखना है रुद्रप्रयाग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हो गया 53वां क्वेश्चन। 53 है, कृषि उद्यान एवं पर्यटन विकास मेले का आयोजन होता है, कहाँ होता है? ज़रा इसका उत्तर आप भी दीजिए, प्रयास कीजिए। यदि आप इसका सही उत्तर दे सकते हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, यदि गलत उत्तर देते हैं तो हम आपको इसका सही उत्तर बताएंगे। तो ये सतपुली में मनाते हैं या ग्वालदम में, चकराता में या गैरसैंण में, सब अलग अलग जगह हैं। तो कृषि उद्यान एवं पर्यटन विकास मेला बताऊं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैरसैंण। गैरसैंण में ये मेला मनाया जाता है, याद रखें। गैरसैंण से रिलेटेड कई क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि गैरसैंण अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है हाल ही में समझ लीजिए, क्योंकि उसके बाद तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जहाँ की गैरसैंण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और गैरसैंण को एक स्थायी राजधानी के रूप में UKD ने घोषित किया था। अब वो कब किया था उसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में आकर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54वां। यह है, गढ़वाल में नवविवाहित लड़कियों का ससुराल से पहली बार मायके आने पर बसंत पंचमी से बिखौत तक किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? ये नृत्य सरें हो, बैर हो, झुमेला या थड़िया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थड़िया नृत्य किया जाता है। ये बहुत खास क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55वां पर। 55वां बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार बताया गया है, यानी 12 अवतार बताया गया है। भगवान विष्णु का 12 अवतार किस शासक को बताया गया है, वो भी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। तो पहले तो ध्यान ही देना है कि जो पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र हैं, ये हैं कार्तिकेयपुर राजाओं से संबंधित।
अब कार्तिकेयपुर राजाओं में सबसे अधिक और सबसे शक्तिशाली जो राजा बताया गया है ना, वो बताया गया है ललित सूर्यदेव। लेकिन ऐसा नहीं कि अन्य लोगों ने भी ताम्रपत्र नहीं लिखवाए। जो बसंती देव थे ये तो थे कार्तिकेयपुरी राजवंश के प्रथम संस्थापक। तो इन्होंने तो अपना कोई लेख नहीं लिखवाए, ना शिलालेख लिखवाए, ना ताम्रपत्र लेख लिखवाए। तो इस हिसाब से इष्टगण हो सकता है क्या, यह निम्बर या ललित सूर्यदेव ही। इसका सही उत्तर होगा ललित सूर्यदेव ही होगा, क्योंकि ये सबसे अधिक अभिलेखों वाले राजा थे, यानी इनके सबसे अधिक ताम्रपत्र लेख मिले हुए हैं ये पांडुकेश्वर से। यानी पूरे कार्तिकेयपुरी जितने भी राजा थे उनमें सर्वाधिक अभिलेख भी ललित सूर्यदेव के ही मिले हैं। तो इसलिए इन्हें वाराह अवतार कहा जाता है, इसे हम याद रखेंगे। अब आप ये भी जानते हैं कि निम्बर को क्या कहा जाता है, श्री निम्बर, शत्रुहंता कहते हैं इसे। इष्टगण कौन थे, इष्टगण ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गढ़वाल कुमाऊं की सीमा निर्धारित करने का प्रयास किया था, यानी एकत्रीकरण करने का प्रयास किया था। अब बसंत देव तो भाई महान राजा तो थे, जिन्होंने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि ली थी। तो ये सब कुछ भी आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 56वां, मजेड़ा ताम्रपत्र में किसे श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है। और ये मजेड़ा ताम्रपत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री राजा विजय ब्रह्म किसे कहा गया है, रुद्रचंद, भारतीचंद, सोमचंद या ज्ञानचंद। देखो सोमचंद के ज़माने में तो कोई ऐसा अभिलेख था नहीं, तो सोमचंद तो वैसे भी यहाँ से हट गए हैं। रुद्रचंद थे क्या, रुद्रचंद भी बिल्कुल नहीं थे। भारतीचंद, ये भी भारतीचंद भी नहीं थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानचंद। और ज्ञानचंद को क्या कहा गया है, श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन हो गया 57वां, किस देवी को नाग कन्या भी कहा जाता है। उत्तराखंड में कई देवियां हैं, कई माताएं हैं, और उनमें से नाग कन्या भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, धारी देवी होगा क्या। धारी देवी एक ऐसी देवी हैं, चमत्कारी देवी, जो तीनों पहर अपना रूप परिवर्तन करती हैं। और याद रखें धारी देवी का संबंध किस मंदिर से है या किस देवी से है, तो धारी देवी का संबंध है काली मठ से, माता काली से। क्या नैना देवी हो सकता है नाग कन्या, नैना देवी तो माता सती का अंश है, तो ये भी नाग कन्या नहीं हो सकती। माया देवी, हरिद्वार की माया देवी, ये भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है मनसा देवी। तो मनसा देवी याद रखें। अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मनसा देवी हो जाएगा प्रश्न नंबर 57वां। अब प्रश्न 58 है। प्रश्न 58, राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना स्थापित किया गया है। देखिए ये एक तो साइबर थाना पूछा जाता है। उत्तराखंड का प्रथम साइबर थाना है देहरादून में, और दूसरा साइबर थाना रुद्रपुर में है। पहला साइबर थाना देहरादून में 2015 में खोला गया था। अब ये 2021 में खोला गया है राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना। तो प्रथम जो बाल मित्र थाना खोला गया है ये भी देहरादून में ही खोला गया है, क्योंकि बच्चों के हेल्प के लिए, बच्चों की मित्रता के लिए, है ना। तो बाल मित्र थाना देहरादून में खोला गया है। बाकी पहाड़ों में तो बाल रहते नहीं हैं, कहाँ से रहेंगे बच्चे पहाड़ों में, है ना। क्योंकि धीरे धीरे बच्चों के माँ बाप भी देहरादून चले गए, तो भाई पहाड़ों में रहेगा कौन, ना तो बच्चे रहेंगे ना तो उनके माँ बाप रहेंगे। तो बस सही है, देहरादून में अच्छा है, और पहाड़ों में केवल रेवेन्यू पुलिस ही काम करते हैं। यहाँ अब अगला क्वेश्चन है भाई 59वां क्वेश्चन है, निम्न में गलत युग्म का चयन कीजिए। कई बार सही युग्म न पूछ करके गलत पूछता है, तो गलत क्या है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रप्रभा एतवाल, पर्वतारोही। क्या ये सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है। इन्होंने दयारा बुग्याल को विश्व पटल पर भी रखा था, चंद्रप्रभा एतवाल। उन्मुख चंद क्रिकेटर हैं, जी हाँ बिल्कुल। एकता बिष्ट, ये तो हैं ही क्रिकेटर। बछेंद्र पाल निशानेबाज हैं क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। बछेंद्र पाल एक पर्वतारोही हैं। तो इसका ये उत्तर गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। यानी युग में तो गलत है लेकिन उत्तर सही हो गया है। आज का अंतिम प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 60, हिमनगरी किसका उपनाम है। हिमनगरी, देखो हिमनगरी बहुत खास है। ये ऐसे उपनाम भी पूछे जाते हैं, कई कस्बों के, शहरों के, नगरों के ऐसे उपनाम पूछे जाएंगे। और इनमें से क्या क्या ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन है मुंशियारी। क्या मुंशियारी होगा, दारचूला होगा, माणा होगा या हर्षिल होगा। हिमनगरी, वैसे ये जितने भी स्थान है ना, यहाँ पर हिमपात तो होती है सभी जगहों पर, लगभग सभी एक ही लोकेशन पर भी हैं। लगभग ये महान हिमालय के तलहटी पर लगभग इतने ही आसपास में है। माणा की हालांकि ऊंचाई काफ़ी ऊपर है, ये लगभग सेम है।
तो क्या हो सकता है इसका उत्तर? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मुनस्यारी। मुनस्यारी, पिथौरागढ़ का मुनस्यारी हिमनगरी कहा जाता है। तो ये 60वां क्वेश्चन था हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने कल की वीडियो में 20 क्वेश्चन हिंदी के सॉल्व किए थे, आज हमने करते हैं 60 क्वेश्चन उत्तराखंड के। इससे आगे वाले जितने भी 40 क्वेश्चन और हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन सभी क्वेश्चन को याद करें, और नहीं होता है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से रट्टा मार दें, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर आने वाला है, 100% आने वाला है। और वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में आकर ज़रूर बताइएगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।